जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये फैसला कर लें कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी है, और फैसल करीम कुंडी साहब अगर वजीर आजम हो तो बढ़ा देंगे। जरदारी साहब होता है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर उनकी टीम के साथ ही बैठने को उनको मैं बता सकता हूँ किस तरीके से तेल कीमतें कम हो सकती हैं। पेट्रोल की कीमतों को जो है वो नहीं बढ़ाना चाहिए था, बल्कि कम करना चाहिए था, लोगों को रिलीफ देनी चाहिए। हुकूमत का मूड नहीं लगता इलेक्शंस करवाता। तेल की कीमत दुनिया में गिर रही है, पाकिस्तान में फिर बढ़ा दी उन्होंने, इसका क्या सेंस बनता है? वो बंदर था ना, एक लतीफा सुना आपने, सारा दिन उसको बादशाह बना दिया, सारा दिन दरख्तों पे घूमता रहा, शाम को बोलता है मैं थक गया, मैंने बड़ा काम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। अवाम को महंगाई की दलदल से निकाल, पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पर लाने, मुल्क बचाने के दावेदार शहबाज शरीफ, उनकी काबीना, उनकी जमात और उनके इत्तेहादियों के पास अवाम के लिए सिर्फ एक ही काम रह गया है कि पाकिस्तान की अवाम से बार बार हर बार झूठ बोलें। जिसको मौका मिले, जो भी बोल सकता है, जहां भी बोल सकता है, जैसे भी बोल सकता है, झूठ बोले। जितनी बार बोल सकता है झूठ बोले, किसी भी जगह किसी भी मौके पर अगर बोल सकता है तो जनाब यकीन जानिए सिर्फ और सिर्फ झूठ बोले। ये हम नहीं कह रहे, ये मैं नहीं आपको बता रहा, बल्कि खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके रहनुमाओं के कॉल फेल में तजाद बता रहा है। मौजूदा हुक्मरान अवाम से कितना झूठ बोलते हैं। शहबाज शरीफ नए नए वजीर आजम बने तो कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने का वादा किया, लेकिन 4 महीने से ज्यादा गुजरने के बावजूद ना तो आटा सस्ता हुआ, ना ही वजीर आजम ने अपने कपड़े बेचे। आलमी मंडी में बढ़ती पेट्रोल की कीमत पर मरियम नवाज क्या कहा करती थी? जनाब, जो होता है ना, वो आपको याद दिलाता है कि आपने कब क्या कहा, और जो लोगों की याददाश्त है इतनी कमजोर नहीं होती है। पहले सुन लेते हैं मरियम नवाज क्या कहती थी, फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ा मासूम सा सवाल किया है कि जनाब 70 रुपए था नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल, और अब जो है उस वक्त जब मरियम नवाज साहबा गुफ्तगू कर रही थी उस वक्त इतना पेट्रोल है 100 से ऊपर था, तो उन्होंने आवाम से सवाल किया कि चोर कौन है, चोर कौन है। अब मेरा मरियम नवाज साहबा से एक अदना सा सवाल है कि जनाब आज उनके चचा की हुकूमत है, पेट्रोल कितना है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। $120 फी बैरल था तब पेट्रोल जनाब सस्ता था, अब $94 फी बैरल है तो पेट्रोल बढ़ा दिया गया। ये कौन सी मंतक है? और मेरा मरियम नवाज साहबा से ये सवाल है कि जनाब अब बताइए, जो आपका पुराना फॉर्मूला था कि उसके हिसाब से चोर कौन है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं और अपने नाज़रीन पर छोड़ता हूं। अब जब आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो शहबाज शरीफ की हुकूमत तेल सस्ता होने के बावजूद उसकी कीमतों में इजाफा कर रही है। खुद शहबाज शरीफ की अपनी काबीना इस पर एहतजाज कर रही है, इत्तेहादी शिकवा कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की और उन्हें लंदन से ऑर्डर देने वाले नवाज शरीफ ने भी पेट्रोल की कीमत में इजाफे के हवाले से फैसले से खुद को अलग कर लिया। यह भी मैं नहीं कह रहा आपको, बल्कि खुद मरियम नवाज ने ट्वीट करके अवाम को बता दिया। मरियम नवाज ने लिखा कि मियां साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और यहां तक कह दिया कि मैं मजीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता, और हुकूमत की कोई मजबूरी है तो भाई मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूं, और मीटिंग छोड़ के चले गए। अब जनाब, अब आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, महंगाई का नया तूफान आने वाला है, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि हुकूमत IMF को तेल और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करने की यकीन दहानी करवा चुकी है। जिसके बाद जनाब सवाल पैदा, कर्जों और IMF की इंस्ट्रक्शन पर चलने वाली यह हुकूमत किस तरह मुल्क चला सकेगी? कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग अभी इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते, सड़कों पर नहीं आते, वो भी हुकूमत से तंग आकर खुद ही सड़कों पर आ जाए, क्योंकि इंसान का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान फिर से अवाम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 9 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात सर पर हैं, जहां पर वो अकेले ही शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं। मुल्क भर में जलसों की नई सीरीज का ऐलान कर चुके हैं। क्या इस बार भी खान साहब अपना जादू दिखा पाएंगे, लोगों को मोबिलाइज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। जनाब हमारे साथ हमारे गेस्ट अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये बताइएगा, मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किया, पहले तो सर मैं पूछूंगा $120 फी बैरल जो तेल था उस वक्त पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में कम थी, अब 94 हो गया है, तो पेट्रोल की कीमतें ₹7 इजाफा कर दिया गया है। सर अक्सर लोग ये समझ नहीं पा रहे कि ये फॉर्मूला है क्या? सर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया गया उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना एक मौकफ और अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड किया कि जरदारी साहब ने पेट्रोल कहा है, की मतलब कीमतों हाँ। जी बिल्कुल। जी पेट्रोल की कीमतों को जो है वो नहीं बढ़ाना चाहिए था, बल्कि कम करना चाहिए था, लोगों को रिलीफ देनी चाहिए सही। थी। और हमने आज जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी काबीना में यही बात हुई है कि आप इस चीज़ को जो है दोबारा रिवाइव करें, क्योंकि PMLN का अपने भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब वो है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, तो लिहाजा जो है वो पेट्रोल की कीमतें जो है वो पाकिस्तान में भी कम होनी चाहिए और डीजल की भी कम होनी चाहिए। 50 पैसे या 55 पैसे 51 पैसे कम करने से कोई, मैं समझता हूँ, कीमत नहीं है कम की, उसको भी कम करना। तो सर क्या नून लीग इत्तेहादियों की बात नहीं मान रहे? खुद नून लीग के जो सरबराह हैं वो, एक तो पहली बात, वो किस कैपेसिटी में उस काबीना का हिस्सा बन रहे हैं या उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं जहां पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने या कम करने के वाले से फैसले किए जाएं? मरीम नवाज साहबा ये कह रही हैं कि जनाब मियां साहब ने कहा कि अगर बढ़ाना है तो मैं इसके हिस्से में नहीं हूं। और मजे की बात ये सर, अगर मैं आपको मिसाल दूं, जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये फैसला कर लें कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी है और फैसल करीम कुंडी साहब अगर वजीर आजम हो तो बढ़ा देंगे सर। देखें, पहली बात तो यह है कि आपने सवाल किया कि किस कैपेसिटी में बैठे हुए थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। आप देखें कि पिछले दिनों इमरान खान साहब जब लाहौर गए थे तो वो किस कैपेसिटी में CA कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो ये सवाल तो मतलब है कि बहुत सी, अगर मैं एक उस पे हूँ और मेरे पार्टी का कोई हेड आया वो बैठे, तो ये चीजें होती रहती है, इसमें कोई ठीक है, चलो सही है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रोल की कीमतों को जो है वो कम करना चाहिए और कम होना चाहिए और लोगों को रिलीफ देनी चाहिए इस पे। लेकिन सर ये जो बात की गई है ये मंतक समझ में नहीं आ रही ना कि ये मतलब नून लीग क्या इत्तेहादियों की बात भी नहीं तस्लीम कर रही। और फिर एक चीज और हो रही है, खान साहब जलसे कर रहे हैं, आप उनके नैरेटिव से इत्तेफाक करें इख्तलाफ करें, सर आपकी अपनी मर्जी है, अवाम पे हम छोड़ते हैं किस पर वो भरोसा करते हैं और किस पर नहीं करते हैं। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब खान साहब जलसे पर जलसे कर रहे हैं और इस तरह से पेट्रोलियम की मस्तूआत की कीमतों में इजाफा करना जब आलमी मंडी में कम हो रही है, तो आपको नहीं लगता जो लोग सपोर्ट नहीं भी कर रहे होंगे खान साहब को वो भी उनकी तरफ चल पड़ेंगे? एज अ पॉलिटिशियन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये आपको नहीं, मैं देखें पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि नून एग्री करती है नहीं करती। हम इत्तेहादी जमात हैं, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आज रखा है। हम ये समझते हैं कि उसके ऊपर डेफिनेटली वो गौर करेंगे। ये नहीं होता कि मैंने अभी पॉइंट ऑफ व्यू रखी और एक आधे घंटे के बाद वो उस पर जो है वो यू टर्न मार लें माजी की तरह हो चुके, लेकिन वो डेफिनेटली इसके ऊपर जो है अपनी इत्तेहादी जमातों के पॉइंट ऑफ व्यू को डेफिनेटली उसको देखेंगे। बल्कि जरदारी साहब ने कहा है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर उनकी टीम के साथ भी बैठने को उनको मैं बता सकता हूँ कि किस तरीके से तेल कीमतें कम हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि इमरान साहब जो है वो जलसे कर रहे हैं, उनका क्या, हम भी अपोजिशन में थे, हम भी हफ्ते में 1-2 जलसे करते थे। हुकूमत का काम है परफॉर्म करना, अपोजिशन का काम है जलसे करना। अब वो जलसे पे जलसा नहीं, वो रोजाना की बेस पे सुबह शाम एक जलसा करें, एक शाम को करें, एक सुबह करें। उनके अपने एक जमहूरिया है, वो रैलीज निकालें, उनके हक है। अपोजिशन जमात हैं वो बिल्कुल जलसे कर सकती है, उसको किसने माना कि जलसा न करें, जलसे करें, करने दें उनको, उसमें तो ये बात नहीं है। या जब हमारा जलसों का टाइम है हम भी जलसे करेंगे, कोई किसी को जलसों से नहीं रोक सकता। आपको नहीं लगता उसको काफी देर नहीं हो जाएगी? अगर क्योंकि देखें अभी ये 19 तारीख को कराची में जलसा होगा, 20 तारीख को हैदराबाद में जलसा होगा, 21 तारीख पर जो आमिर लियाकत हुसैन साहब इस दुनिया से चले गए उनकी सीट पर बाय इलेक्शंस होंगे। उनके पास बड़ा एक अच्छा उनके पास फील्ड सेट करके दे दिए कि आप खेलें, क्योंकि ये एक फुल टॉस दे दी पिछले गुज़िश्ता रोज कि भाई आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। हर चीज का दारोमदार इससे होता है। मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। देखिए, हम भी जब माजी में पोजीशन में थे, हम भी जलसों पे जलसे कर रहे थे, हम भी लॉन्ग मार्च कर रहे थे, और ये भी पेट्रोलों की कीमतें जो है हमारे दौर में तो बम गिरते हैं, इनके दौर में तो बस क्या थोड़ी सी कीमत बढ़ गई की, ये सुनने को मिलता था। ठीक है ना? तो वो जो है ना, आपके जो पेटी बंद भाई होते थे, मैं आपका नहीं कह रहा हूँ, मतलब है कि जैसे मैं सियासतदान हूँ, तो अगर आप सियासतदानों की बात करें उसमें अच्छे और बुरे लोग भी होंगे या मौकफ किसी क्या होगा, तो मैं आपसे चले आपने मुझे नहीं रखा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब मैं समझ गया, आप बताएं, आप बोलिए। मैं आपकी बिरादरी की बात। ठीक है, चीजें देखें, हमने भी देखें जब लॉन्ग मार्च किया था कराची से इस्लामाबाद तक, हमने कहा था देखें या हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करे या अदम एतमाद का सामना करे। सही है। इलेक्शन का ऐलान नहीं किया, अदम एतमाद का सामना किया, अदम एतमाद वो इलेक्शन जो वो हार गए। फिर उन्होंने एक बयानिया बनाया कि अमेरिकन ने हमारे साथ जो है वो किया, मदाखलत की, साजिश की, और फिर पता चला अचानक कि अमेरिकन एम्बेसडर आया और उनकी जो सेवा की हमारे वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने। हालांकि पहली बात तो ये थी कि उनको एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए था कि आपकी हुकूमत ने हमारे साथ, अगर उन्होंने किया था, जो कि हम भी कहते हैं नहीं है,
नहीं था तो उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ओसीसी के मेंबर भी थे, तो उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड नहीं किया कि आपकी हुकूमत ने, आपके मुल्क ने, आपकी हुकूमत की, आपके लोगों ने मासत ये किया, वो एहतजाज रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन उनकी आओ भगत की, ठीक है, हम तो कहते हैं हमें हमारे अपने दोस्त ममालिक के साथ, अपने पड़ोस के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, उन्होंने अच्छा किया कि वो किया। लेकिन ये चीजें जो देखें, वो चीजें करें जो फिर आप उसके कॉल और फेम में ततार ना हो। अगर मैं होता, अगर मैं वज़ीर आला होता और मेरी हुकूमत के साथ उन्होंने ये किया होता, तो मैं ये अमेरिकन एम्बेसडर जुर्रत भी ना करते मेरे सूबे में दाखिल होने की। क्योंकि अगर मेरी हुकूमत को, मेरे लीडर को उसने अगर इस तरीके से बकौल इनके जो साजिश और मदाखलत की होती, तो मैं उसको कहता कदम ही मत रखो मेरे सूबे की जो है बाउंड्री में, मेरे लीडर के साथ तुमने ये किया। लेकिन वो तो जिस तरीके ऐसे खुशहाली से थे जैसे बड़े अरसे बिछड़े हुए हों और आपस में मिल रहे हों, जो मैं टीवी स्क्रीन पे जो नजर आ रहा था, जो हम देख रहे थे, पता नहीं प्रैक्टिकली क्या होगा। तो ये चीजें थी। तो ये था कि एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे, पहले एहतजाज भी रिकॉर्ड नहीं किया, और जो चीज थी वो मदाखलत। फिर उसकी कंटिन्यूटी में आप देखें कि वो 14 अगस्त को कह रहे थे कि जी हमने तो उसके साथ दुश्मनी नहीं करनी, तो उससे दोस्ती करनी है। और फिर आप देखें कि लॉबी फर्म भी ऐड कर ली, अपनी लॉबी भी कर रहे हैं ना, बराबरी की बुनियाद पे करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये मतलब ये मुनासिब बात है? कहते हैं बराबरी की, उन्होंने साथ में ही भी बोला हम गुलामी नहीं चाहते, हम दोस्ती चाहते हैं, बराबरी की बुनियाद। अच्छा, मुझे ये मेरी शायद पठान हूँ, शायद मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर हो, ये बराबरी की बुनियाद क्या हो सकती है? मुझे बताना। ये बराबरी है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुझे उठाकर बाहर फेंक देना, दूसरी तरफ वज़ीर आला की आपने फुटेज देखी होगी। जी बिल्कुल, मैंने देखी, एम्बुलेंस के तोहफे वगैरह तो सारी चीजें। मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। 36 नहीं, 72 नहीं, 200 एम्बुलेंस थे मेरे सूबे में। अगर तरक्याती काम एक मुल्क कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके परेशान हूँ कि उसका सीएम के साथ तो वास्ता ही था, वो तो हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ उसका वास्ता था। लेकिन सीएम ने उसको बुला के जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम मदाखलत और साजिश और बराबरी और गुलामी और पता क्या क्या बातें कर रहे थे, उसमें तो एक टच भी मुझे, जैसे वो कह रहे थे ना, एक बंदे ने कहा था कान में कि इस्लामी टच दे दो, उसमें वो टच नहीं था जो कि इनका जो एंटी अमेरिकन नैरेटिव, टच नहीं दिया उन्होंने। वो सीएम को बताना कोई बोल गया कि आपने इसको भी टच देना, इसने भी, लेकिन वो टच नहीं। लेकिन सर वो सीएम जो मुलाकात कर रहे हैं, वो खैर एक वजीर आला की हैसियत से, एक सूबे के वजीर आला की हैसियत से मुलाकात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता इसमें थोड़ा सा मार्जिन आपको देना चाहिए? खान साहब अगर मुलाकात करें तो फिर आप शायद तनकीद करें तो ज्यादा बेहतर। मैं बिल्कुल मार्जिन नहीं दूंगा। मैं अगर एक पार्टी का वर्कर हूँ, मुझे पार्टी ने अगर वज़ीर आला बनाया, मैं पार्टी का सीसी का मेंबर हूँ, और मेरे साथ अगर कोई ऐसी चीज हुई होगी, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो सर उनको अपनी पार्टी है, उनका अपना मौकफ है, अच्छी बात है, उन्होंने की। मैं ये नहीं कहता उनको वहां पे उठा के बंदूक उठा के तान लेनी चाहिए, अच्छी बात है, ताल्लुकात होने चाहिए। माजी में भी ये सुना है, वो वर्ल्ड कप जीत के आए थे अपने दौर में, आपने सुना नहीं, अमेरिका में तो कोई क्रिकेट नहीं थी ना, अमेरिकन वर्ल्ड कप। अच्छा, आप तंजिया तौर पे कह रहे हैं, मैं समझ गया। अच्छा सर, ये मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि जलसे में लोग आ जाते हैं क्योंकि वो शुगल वगैरह लगाते हैं, इस वजह से। आपको लग रहा है कराची का रुख कर रहे हैं, अब कराची और हैदराबाद का लोग आएंगे, आपको लगता है? क्योंकि ये जो चीज है ना, यहाँ पर पता चलेगा कि कैपेसिटी कितनी है जलसागाह भरने की, लोगों को मोबिलाइज करने की, क्योंकि ये एक ऐसे सूबे में आप कर रहे हैं जहां पर उनकी अपनी हुकूमत नहीं है। तो आपको लगता है कि होगा अच्छा जलसा होगा, लोग आएंगे? और पीपल्स पार्टी की तो सबसे अच्छी बात यह है कि रुकावट कोई नहीं डालती। देखिए, मैंने पहले कहा जमहूरियत है। देखिए, मैं किसी पार्टी पे तनकीद नहीं कर चाहता और तंज भी नहीं करना चाहता। आप अगर देखें कि जब जलसे होते हैं उसमें लोग डपट जाते हैं, मुख्तलिफ सियासी आप देखें जमात इस्लामी जब कराची में जलसा करती है, कितना बड़ा जलसा होता है। मौलाना फजल रहमान की जेवाई जब करती है, कितना बड़ा जलसा होता है। सखर में भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीटें जो वोट होता है, वोट में वो जलसे को जो है वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, पार्लिमानी सियासत में कन्वर्ट नहीं कर पाते, पार्लियामेंट नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जलसों में तो आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जमात इस्लामी के लिए मेरा एहतराम है, जेवाई के लिए भी एहतराम है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एहतराम है। आप देखें कि वहाँ पर जलसे होते हैं, और आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कन्वर्ट नहीं होते वो। तो जलसे तो करें, बिल्कुल करें। इसी बात से मैं अगर अखज़ करूं कि इतवार को जो इलेक्शन हो रहा है आमिर लियाकत हुसैन साहब की सीट पर, इसमें ऑल पार्टीज वर्सेस इमरान खान है, तो आपको लगता है कि इसमें भी खान साहब नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं, मैं उस पर अगर अखज़ करूं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऑल पार्टीज वर्सेस खान है। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक, देखें पॉलिटिकल पार्टीज ने इत्तेहाद में कोई सीट किसी के लिए छोड़ी होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जमात का जो वोटर है, जमात का जो वर्कर है, वो किसी खान साहब तो नहीं है। खान के साथ आज परवेज़ इलाही नहीं है, खान के साथ आज जीडीए नहीं है वहाँ की सबसे, वहाँ पे भी मतलब है कि दूसरे नंबर की जमात दस्तबरदार किया ना, मेरे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार पे हमने दस्तबरदार किए, लेकिन क्या उनके साथ जीडीए नहीं है इत्तेहाद में?
अब मुझे कहने का नहीं है। जीडीए में फिर बगाड़ा साहब भी हैं, बाकी जमातें भी हैं वहाँ पे, उनके साथ जो है परवेज इलाही साहब भी हैं, बाकी जमातें भी हैं। तो अब ये न कहा करें कि अब नजरियाती तौर पर हैं, वैसे तो खैर नहीं हो क्योंकि वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। खान साहब पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं हो, कौमी असेंबली की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखें वो उनके साथ हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों नहीं है? परवेज इलाही साहब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, जीडीए पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, जी जी, सारे पार्लियामेंट के हिस्से हैं, इनके साथ इत्तेहादी हैं, इनके साथ मतलब है कि इकट्ठे चल रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि वो उनके साथ भी सियासी जमातें हैं, आप ये ना कहें कि वो अकेले हैं। ठीक है, उनसे भी सियासी जमातें। सही है, सही है, सही है, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। सर अगर आखिरी सवाल मैं आपसे करूं, व्हाट डू यू थिंक सर, इतवार को क्या लगता है आपको, ये सीट आप लोगों के हक में आ जाएगी, खान साहब के हक में चली जाएगी? मैं एक प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूं सर, व्हाट डू यू? मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये सीट हम काफी मार्जिन से जीतेंगे, जमहूरियत की जीत होगी। हम कभी भी ये नहीं कह रहे कि सूबाई हुकूमत कभी भी खलल नहीं डालेगी इलेक्शन के प्रोसेस में या कोई प्रेशराइज करेगी। हम हमेशा जमहूरियत बिलीव करते हैं, जिधर भी अवाम वोट देना चाहे उनका पूरी हक है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फैसल करीम कुटी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे जनाब हैं जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब जो कि एक अनफॉर्चुनेट तरीके से इस दुनिया से चले गए, उनके सीट पर बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं इतवार को, और उसमें वो समझ रहे हैं कि जनाब खान साहब के उम्मीदवार को हम शिकस्त देंगे और ये जो सीट है वो अपने पास रखेंगे। किसी पर मजीद बात करते हैं जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है अली जैदी साहब, कराची से इनका ताल्लुक है, कराची की सियासत पर बात हो रही है, सिंध की सियासत पर, तो मोस्ट रेलिवेंट शख्सियत है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर कराची में 19 तारीख को जलसा, हैदराबाद में 20 तारीख को जलसा, ज़िमनी इंतखाबात, ये वीकेंड जो है ना बड़ा मसरूफ तरीन गुजरेगा, तो बड़ा ऐलान भी होगा कुछ, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह जी, ये पिछली दफा डिले हो गए थे इलेक्शंस और वो वैसे भी पंजाब की चल रहे थे, तो हमने उनको खुद ही कहा कि पंजाब ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त बीच में था, तो आप ना आए। लेकिन अब 19 तारीख को इंशाल्लाह कराची में और 20 तारीख को हैदराबाद में, दोनों जगह बड़ा बड़ा जलसा होगा। बल्दियाती इलेक्शन भी हैं, आपको पता है जी बिल्कुल। 28 तारीख को, 28 अगस्त बाई इलेक्शन और 21 को बाई इलेक्शन है NA-245 का मरूम आमिर लियाकत की सीट पे। तो हम इंशाल्लाह सारे। तो सर कराची आ रहे हैं, कराची का इमरान खान साहब, और उन्होंने 13 अगस्त की रात को कहा था कि मैं अब सिंध का रुख करूंगा, और सिंध में जिस तरह से फिर उन्होंने टारगेट भी किया था, वो जो अपने हरीफों को टारगेट करते हैं, क्या कोई बड़ा ऐलान किया जा रहा है और आपको लगता है कि यहां पर जलसा करना आपके लिए मुश्किल होगा या कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं होगी? ये वो सूबा है जहां पर आपकी अपनी हुकूमत नहीं है। देखिए हमने ना अब तंजीम साजी तकरीबन सिंध में काफ़ी ज़्यादा कर ली है, काफ़ी मुकम्मल कर ली है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी तंजीम आ गई है। अब हम नीचे जा रहे हैं, यानी कि यूसी और वार्ड और ब्लॉक कोड तक हम इंशाल्लाह तंजीम अपनी पूरी करेंगे। अब हम तैयार हैं सिंध के अंदर, क्योंकि हमारा आपको पता है सिंध की डायनामिक्स बड़ी फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे जरदारी माफिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो है ही नहीं ना, यहाँ तो जरदारी माफिया की हुकूमत है। ये पीपल्स पार्टी तो जो हरकतें करते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती, ये माफिया की तरह चलती है। तो वो माफिया कंट्रोल करता है डीसी से और पुलिस से, इनकी इतनी सपोर्ट है नहीं। डीसी और पुलिस इनके और ये वडेरों के ऊपर हाथ रखते हैं। डीसी और पुलिस के थ्रू ये सिंध के अंदर रियासती दहशतगर्दी करते हैं, यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, सारी रियासत को इस्तेमाल करके, इसीलिए हज़ार लोग अनअपोज्ड इनके इलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि खड़ा होता है कोई सामने, उसके ऊपर कोई बकरी चोरी का इल्ज़ाम, साइकिल चोरी का इल्ज़ाम, मोटरसाइकिल चोरी का इल्ज़ाम, पानी बंद कर लेंगे ज़मीनों की, किसी को खड़ा नहीं होने देते। तो उसके लिए तंजीम बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो कि हमने मुकम्मल कर ली, और इंशाल्लाह हम इनको अब अगला मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, दोबारा कई दफ़ा कर चुका हूँ, आपको भी साथ भी कर देता हूँ। ठीक है कि इंशाल्लाह अगला इलेक्शन जब भी होगा। मैं एक ब्रेक ले लूं सर, अगर आपकी इजाजत हो, एक ब्रेक ले लेते तो रहा है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ के वापसी आने के वाले से भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कराची लैंड करें वो, तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है कराची में, क्या उनका रिएक्शन होगा ये जानेंगे। अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और खान साहब ने कराची में, या सिंध कह लें तो ज्यादा बेहतर है, सिंध में ताबड़तोड़ जलसों का ऐलान तो कर दिया है। 19 तारीख को वो कराची में जलसा करेंगे, 20 को जनाब हैदराबाद में जलसा करेंगे। लेकिन क्या इन जलसों से जो उनका अल्टीमेट गोल है, जो वो कहते हैं कि जनाब हमें जनरल इलेक्शंस चाहिए और उसी के लिए वो दोबारा से सीरीज कर रहे हैं जलसों की, क्या उसकी राह हमवार हो सकेगी? क्योंकि हुकूमत मुश्किल से मुश्किल फैसले ले रही है, गैर मकबूल फैसले ले रही है, लेकिन इलेक्शंस की तरफ जाते हुए मामला अभी नजर नहीं आ रहे हैं। अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली जैदी साहब ये बताइएगा, एक और सीरीज आप लोग करने जा रहे हैं जलसों की, और इस बार चैलेंज सिंध का आप लोगों ने रुख किया, लेकिन आपको क्या लगता है ये इससे इलेक्शंस की राह हमवार हो जाएगी? हुकूमत का मूड नहीं लगता इलेक्शंस करवाता। देखें इनका जो इशू है ना,
ये डेली बेसिस पे हुकूमत चला रहे हैं, और कभी भी जब डेली बेसिस पे करते हैं तो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करें कि कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या मांगती है? स्टेबिलिटी। स्टॉक मार्केट क्या मांगती है? स्टेबिलिटी। इन्वेस्टर प्रॉफिट एंड लॉस से पहले स्टेबिलिटी देखता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो देखता है स्टेबल कितना है, पॉलिसीज कितनी स्टेबल। ये तो हर रोज ही बदल रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, और इनको मैक्सिमम अगर ये पूरा रुक भी गए तो सालों रुक जाएंगे। तो ये कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तो है नहीं, तो कोई भी नहीं आएगा इधर। इस तरह पाकिस्तान चल नहीं सकता। अच्छा। और जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं मुल्क में, जो महंगाई का एक तूफान खड़ा किया है, अभी मुझे बताएं कि ये तेल की कीमत दुनिया में गिर रही है, पाकिस्तान में फिर बढ़ा दी इन्होंने। इसका क्या सेंस बनता है? सही है, इसका कोई सेंस बनता है? तो ये जो इनकी ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ है इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी में, कोई ना सोच है, ना कोई। आज तक इन्होंने स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं लगाया। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? या फाइनेंशियल क्राइसिस में पाकिस्तान है, और जो सेंट्रल बैंक का चेयर यानी कि गवर्नर लगना है वो ही नहीं लगा हुआ, और सिंध का गवर्नर भी लगा हुआ। सही है। तो ये तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो ये तो पागल बना रहे हैं पूरी कौम को। और वो मिफ्ता बैठा हुआ है, मनी लॉन्ड्रर अफगानिस्तान से, वो बैठा हुआ है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन के। ये जो उन्होंने माल बनाया है अभी, ये जो एक्सपोर्ट करके, ये जो डॉलर के जो गैप आया था, ये भी इंशाल्लाह किसी न किसी दिन खुलेगा। पता चलेगा कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इस पूरी क्राइसिस के अंदर इन्वॉल्व थे, रुपए की क्रैश में और चेंज में, और उन्होंने कितना माल बनाया। एक क्रेडिट तो आप इनको देना कि जनाब कहा मैं तो नहीं आवाम पर बोझ डालना चाहता। पहली बात तो ये क्या किस कैपेसिटी में वो उस मीटिंग का हिस्सा थे जनाब के, जहां पर ये फैसले करने थे कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, कम करनी है, किस कैपेसिटी में बैठे थे? ना वो हुकूमत का हिस्सा है, ना कैबिनेट का हिस्सा है जनाब। वो फरार भी हैं इस मुल्क से, सजा याफ्ता भी हैं, इलाज कराने के लिए गए थे, वापस नहीं आए। लेकिन जनाब वो उस फैसले में शामिल थे जिसमें पता चलना था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़नी है, कम है। ये खुद मरीम नवाज साहबा कह रही हैं। लेकिन फिर वो कह रही हैं कि जनाब मियां साहब गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा जनाब मैं इस फैसले के हक में नहीं हूं। लेकिन मजे की बात यह कि उसके बावजूद कीमतों में इजाफा कर दिया गया। उनको अपनी किस्मत पे रोना चाहिए, क्योंकि उनकी गेम पॉलिटिकल ओवर हो गई है। देखें, वो तो समझ रहे थे कि वो जीत गया, उन्होंने अपने भाई को हरा दिया, क्योंकि नवाज शरीफ तो नहीं, ये तो फैमिली स्प्लिट है। अब वो बन गए प्राइम मिनिस्टर, जो उनकी जिंदगी का एक शायद आखिरी मकसद रह गया था कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भी अपना नाम लिखवा के और अपनी फोटो लगवा लूं, वो भी उनकी लग गई है। लेकिन उन्होंने किया है, सारा दिन काम करें जी। अब किसी को इंसोम्निया, तो मैं क्या करूँ, रात को नींद नहीं आती तो मैं क्या कर सकता हूँ, बैठे रहे। वो बंदर था ना, एक लतीफ़ा सुना आपने, सारा दिन उसको बादशाह बना दिया, सारा दिन दरख्तों पे घूमता रहा, शाम को बोलता है मैं थक गया, मैंने बड़ा काम किया। इस तरह की हरकतें करेंगे तो जो मर्जी करते रहे, काम तो उन्होंने कोई भी नहीं किया ना। ये 1 दिन में कर दो, ये 4 दिन में कर दो, इस तरह के फैसले नहीं होते, कोई प्लान होता है। देखिए, इमरान खान की हुकूमत में जब गई है, ये भी सारी रिपोर्ट्स आई हैं, 6% ग्रोथ पर चली गई थी, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया था, रेमिटेंसेज आपकी तारीख में पाकिस्तान की बढ़ी हुई थी, एक्सपोर्ट आपकी ऊपर जा रही थी, फॉरेन रिजर्व आपका बढ़ गया था, रुपए डॉलर में स्टेबिलिटी आ गई थी, पूरे मुल्क को एक डायरेक्शन मिल गई थी। ठीक है। तो ये जो उन्होंने तमाशा लगाया, इस तमाशे से तो पूरे मुल्क का नुकसान हुआ ना। और ये जो लेके आया रिजीम चेंज, फॉरेन फंडेड, बाहर अमेरिका से मिलकर जो उन्होंने पूरी तमाशा किया, इससे तो पूरे मुल्क का नुकसान हुआ। ठीक है। हर शख्स का नुकसान हुआ इस मुल्क में, अमीर हो या गरीब हो, नुकसान सारों का हुआ। बस ये एक छोटा सा टोला था करप्ट लोगों का, जिन्होंने अपने नैब के केसेस वगैरह खत्म करवा दिए और नैब की पॉलिसी बंद करवा दी। लेकिन ओवरऑल मुल्क को तो बिल्कुल पीछे ले गए। ये खुद कह रहा है फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के कि जी हमें तो कोई पैसे नहीं दे रहा, हम इस दरवाजे से उस दरवाजे पे जा रहे। तुम्हें देगा कौन पैसे? तुम अपनी हुकूमत की शक्ल तो देखो, 80% लोग तो बेल पे बाहर है, तुम्हें कौन पैसे देगा? सारे करप्ट लोगों को बिठा के मिनिस्ट्रियों में पैसे कौन देगा तुम्हें? कौन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? तुम्हारा भरोसा तुम पे कौन करेगा? सारे पाकिस्तान को नहीं, सारी दुनिया को पता है कि ये फॉरेन फंडेड है और ये रजीम जो है वो रवांडा जैसा जो मुल्क है, उन्होंने भी आप दिन पहले कह दिया कि जी हम आपको अंदर इंटरफेरेंस नहीं करने देंगे। वो साउथ अफ्रीका की फॉरेन मिनिस्टर ने बैठ के कह दिया हम आप हमें डिक्टेशन ना दें। कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ये तो बिल्कुल ही कोई यानी कि गुलाम दर गुलाम खानदान है, इनके गुलाम ही अमेरिका की गुलामी है। किसी की भी गुलामी क्यों करें? दोस्ती अलग चीज होती है, ये तो गुलाम है। ये कोई बराबरी में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनके सारे वेस्टेड, इनके सारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट मुल्क से बाहर हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में है। तो ये तो कभी कर ही नहीं सकते। तो ये इस तरह की हरकतें करते रहे बैठ के और टीवी के ऊपर आके। और एक आदमी जिसके ऊपर कत्ल के मुकदमे है, वो इंटीरियर मिनिस्टर है आपका,
इन्हें पाकिस्तान का हाल देखें, एक आदमी जो जिसको आपने फेडरल मिनिस्टर बनाया इंटीरियर का, उस पर कत्ल के मुकदमे वो मॉडल टाउन में नजर आ रहा है। क्या क्या उसने करवाया। लो जी, वो सारी पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर, वो ये इस्लामाबाद पुलिस पे और FIA पे और दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आके बैठ गया, अहमकाना किस्म के बयान देता है। इस तरह से कोई मुल्क चलता है कभी? कोई आपकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में क्या लोकल नहीं आ रही? वो खान साहब एक दिन का ऐलान करते हैं तो लाखों पूरी दुनिया निकल के आ जाती है उनको सुनने के लिए। ये सारे 12, 15, 20 मिलके जमातें जो है वो 10% नहीं इकट्ठा कर सकती उन जलसों का। उतने तो हम कर लेते हैं जितने ये कर रहे हैं सारे मिलके, और हम तो हैं भी बड़े छोटे से लोग। तो तमाम बातें आपने फिर भी कर ली। जब तक आप, मैं आप तरह सवाल किया, आपको क्या लगता है ये इलेक्शंस करवा देंगे? आपने कहा नैब के केसेस खत्म करा लिए, तरमीम जितनी थी तमाम चीजें करवा ली, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म कर दिया, लेकिन इलेक्शंस करवा रहे हैं ये लोग, नहीं करवा रहे? यही तो आपका अल्टीमेट गोल है ना। आपने मुझसे पूछा इलेक्शन कराना नहीं चाहते। इलेक्शन इसलिए नहीं कराना चाहते, इनको खौफ है कि इनको सीट एक नहीं मिलेगी। अच्छा, क्यों कराएंगे इलेक्शन? चलें। अच्छा, ये बताइएगा, डायवर्जन है नून लीग में, या कल जो मामला हुआ ये सारा सिर्फ एक ड्रामा था कि मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं ट्विटर पे कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इस सारे मामले में नहीं है, पेट्रोल बढ़ाने की कीमतों में मुलविस नहीं है, या वो नहीं चाहते हैं कि अवाम पर जोड़, क्योंकि मरियम नवाज वैसे फेस है। अगर उनको दोबारा से इलेक्शन के लिए मोबिलाइज करना हो अवाम को तो फिर मरियम नवाज ही सामने आएंगी। पहले भी इलेक्शन कैंपेन उन्होंने चलाई है। वोट अगर मिलता है तो नवाज शरीफ के चेहरे पर मिलता है, नवाज शरीफ के नाम पर मिलता है। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब में आपको लगता है कोई डाइवर्जन है, कोई इख्तलाफात हैं? ये सब ये ड्रामा है, फिर आपको क्या लगता है ये दिखावा है, इख्तलाफात है? देखें जो पहले तो बात समझिए कि जो मर्जी हो जाए, नवाज शरीफ आ जाए ना आएगा तो पहले तो उसको अरेस्ट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कोई इस वक्त नून लीग की सपोर्ट में एक इंसान भी नहीं है, ना पीपल्स पार्टी की सपोर्ट में है। और ये जो इस मुल्क की शहर की जमाती MQ, वो भी इलेक्शन को पोस्टपोन कराने के चक्कर में लगी। लोकल बॉडी उन्होंने कैंडिडेट भी पूरे नहीं खड़े किए, यानी कि 175 या 176 UCs उन्होंने वो भी पूरी फिल नहीं की 246 में से कराची में। ये इनका हाल हो गया कि ये पीपल्स पार्टी से और फजलुर रहमान से इत्तेहाद कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए कराची में, जो कि इनकी एक ज़माने में स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता था। तो ये तो इनकी तो गेम ओवर हो चुकी है ना इंसानों की, तो ये कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, पॉलिटिकली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पाकिस्तान को फर्क पड़ता है, पॉलिटिकली हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को फर्क पड़ता है क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी हर्ट होती है कि हम करप्ट और क्रिमिनल्स और कन्विक्टेड लोगों को जेल में नहीं बाहर हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो मर्जी ये कर लें, हम इलेक्शन के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है, परसों भी तैयार है, जब मर्जी करा लें हम तैयार हैं। और ये भी तो मामला है ना, नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही है आपस में। ये तो सर नवाज शरीफ साहब की वापसी की, और ये कहा जा रहा है कि लाहौर तो लैंड नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, पंजाब में आपकी हुकूमत है। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, इस तरह के शहर के नाम अभी आ रहे हैं। और कराची, जाहिर सी बात है, आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर अगर सितंबर के आखिर में नवाज शरीफ साहब कराची आते हैं, लैंड करते हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करेगी? एहतजाज होगा कोई, या ऐसा कोई एहतजाज नहीं होगा? अगर नवाज शरीफ कराची लैंड करेगा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज मैं लीड करूंगा कराची एयरपोर्ट पे। और आप लीड करेंगे? ठीक है, तो फिर क्या मतलब एहतजाज किस तरह का होगा? रोड ब्लॉक्स करेंगे, नहीं बाहर आने देंगे एयरपोर्ट से, किस तरह का एहतजाज होगा? वो डिफाइन तो करें ना डिटेल में। मुझे ये तो मेरे हाथ में नहीं है एहतजाज, मेरे हाथ में तो ये नहीं है, मैं लॉ ब्रेकर तो नहीं हूं, मैं कानून नहीं तोड़ूंगा, लेकिन एहतजाज हम बहुत बड़ा करेंगे। ये कराची लैंड करने की हिम्मत नहीं है। एहतजाज जरूर होगा, ये आप कह रहे हैं। अच्छा, इसकी बात हो रही है, मईशत की जो सूरत हाल है, अगर ओवरऑल अगर बात की जाए, ये जितनी भी जमातें हुकूमत में, लेकिन इनसे नहीं संभल पा रही, और ये कह रहे हैं कि जनाब कंसेंसस करते हैं, आए बैठे बात करते हैं, बात पहले मईशत की कर लेते हैं, मुल्क की कर लेते हैं, उसके बाद इलेक्शंस की कर लेंगे। तो क्या सर कुछ खान साहब ने इजहार किया है कि वो बात करेंगे, कंसेंसस करेंगे? मईशत के वाले से मैं बात कर रहा हूं सर। देखें, ये साजिश करना चाहते हैं जिसका वो क्लैरिटी से बता दिया, वो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ही ख्याल अच्छा है। तो मईशत के हवाले से बैठ के बात हो सकती है, नहीं हो सकती बिल्कुल, या इस पर कोई दो राय नहीं है? 1 पॉइंट एजेंडा पे इलेक्शन की डेट अनाउंस करो, बैठ के बात कर सकते। वो तो कह रहे हैं महीना आपका है, साल हमारा है। आप कहते हैं जनाब इलेक्शन करवा दें सितंबर में, वो कहते हैं सितंबर में ही होगा, लेकिन 22 में नहीं 23 में होगा। फिर क्या करेंगे सर?
तो फिर इंतजार करो जूते खाने का आवाम के हाथों। अच्छा, ये आखिरी सवाल है सर आपसे, ये कागजात नामजदगी में कुछ बदमज़गी देखने में आई, कुछ हुआ कि मामलात या बिल्कुल सेट हुए? कागजात नामजदगी मंजूर तो हो गए, लेकिन कहा जा रहा था कि थोड़ा रखना डालने की कोशिश की गई थी इसमें। जीएम में कराची के अंदर कोशिश की थी, लेकिन अच्छा। कराची में कल कुरंगी क्लियर हो गया था, मलीर के ऊपर आज उन्होंने कोशिश की थी और लियारी में, तो दोनों क्लियर हो गए। ठीक है जनाब, थैंक टाइम। अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मईशत का कुछ जिक्र करेंगे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, रुपया मुस्तहकम हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, किस तरह से हो रहा है, स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखने में आ रही है, लेकिन लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहा है। अगर यहां से मैं निकल के घर जाऊंगा तो हर चीज महंगी ही नजर आएगी। आप भी अगर बाहर निकलेंगे तो आपको दिखेगा कि जो कल की कीमत है उसमें आज इजाफा हो गया होगा। ऐसा क्यों है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, किस फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। यूजुअली ये बात कही जाती है कि भाई पेट्रोल पाकिस्तान में तो नहीं निकलता है ना, पेट्रोल बैरून मुल्क में निकलता है, तो जो वहां की कीमत होगी उस हिसाब से हम लेते हैं। $120 फी बैरल कीमत थी जब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम थी, और जनाब इसमें $26 की कमी का सामना, यानी तकरीबन $94 फी बैरल आ गई थी कल कीमत। लेकिन हुकूमत को पता नहीं क्या हुआ, $11 कम की समरी दी गई थी, लेकिन $7 इस पे इजाफा कर दिया गया। अब इसकी क्या वजूहात है जनाब? मुजम्मिल असलम साहब माहिर मईशत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, ये फॉर्मूला क्या है, ये क्या मंतक है, समझ आ नहीं रही है। आप क्योंकि माहिर मईशत के, बताइएगा सर। देखिए, बात यह है कि आपको पता है कि बकरा ईद है और गुजर गई सर। तो एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। अच्छा। बकरा ईद है तो सबको टमाटर चाहिए, क्योंकि कल गोश्त कट कर आएगा तो वो टमाटर की डिमांड बढ़ जाती है। कढ़ाई और ठीक है, और जो है रेट 50 से जो है उसका ₹70 हो जाता है, मिसाल है किलो का। ठीक है। अगर आप जो है जाके वो ₹70 किलो में अगले 2 महीने का, आपको पता है कि ईद के 3-4 दिन ये रेट रहेगा, फिर उसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि सब गोश्त पका लेंगे, फिर नीचे डिमांड आ जाएगी। लेकिन अगर आप होशियारी करें, आप ₹70 के जो है 2 महीने के 3 महीने के टमाटर एक स्टॉक कर लिए, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपका पड़ोसी जो है 1 हफ्ते बाद ₹50 किलो टमाटर खा रहा होगा और आप ₹70 किलो वाले टमाटर खा रहे होंगे बैठ के। आपकी बीवी कहेगी कि भाई तुम्हारा बजट क्यों आउट है? आप कहेंगे कि जी वो बस मैं टमाटर ज्यादा ले आया था, महंगे ले आया था, मैं समझ रहा तो और महंगे होंगे, तो इसलिए मैंने 2-3 महीने के साथ ले लिए। तो हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब की जो हुकूमत है ना, उन्होंने ये हरकत की। जून के महीने में इन्होंने जुलाई और अगस्त का भी तेल खरीद लिया पकड़ के, और उस वक्त जो है पीक दाम था $105, $110, $115। वो मंगा लिया। उससे एक तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पे बहुत बड़ा बोझ पड़ा, ठीक है, हमारे ज़खायर कम हुए, जिसकी वजह से रुपए की कदर गिरी। 210-12 रुपए से डॉलर जो है सीधा $240 चला गया। सही है। और वो 200, एक तो तेल महंगा आपने आलमी मार्केट से ले लिया, फिर डॉलर की कीमत भी ऊपर चली गई, तो जो पेट्रोल आवाम को 20-30 रुपए सस्ता देना था वो 20-30 रुपए महंगा मिला, उल्टा वो 6-7 रुपए उल्टा महंगा मिल गया। ये इन्होंने हरकत की। तो इससे ज्यादा कोई अनाड़ीपन हो सकता है कुछ? आप मुझे बताएं। और उसके बाद सारा जब मलबा किसी को समझ नहीं आया तो पीएसओ पे डाल दिया कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, पीएसओ जितने का मंगाता है, जितने का डॉलर आता है वो हमें कीमत बेच देते हैं, हम वो कीमत वजीर आजम को दे देते हैं, वजीर आजम ने कर दिया। अब उस पे जो है ड्रामेबाजियां शुरू हुई हुई है। कहते हैं कि जी वो नवाज शरीफ साहब मीटिंग छोड़ के, नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक क्या उससे? वो कौन सी मीटिंग हो रही थी जिसमें ये कहानी हुई? ये तो पहले से सारी चीजें डिसाइडेड थी ना, अभी बता रहे हैं ना कि सारी चीजें पहले से मंगा के रखी हुई हैं। तो ये ड्रामा था टोटली, ये सारा का सारा ड्रामा। के वो जो है अगर गालियां तो खानी है, सिर्फ एक पे डाल दो, 2-4 पे डाल दो, बाकी जो है हमने तो इलेक्शन भी लड़ना है, हम इज्जत माँ भी रहे। वो जरदारी साहब है, आज वो कह रहे हैं कि इत्तेहादी से मशवरा कर लेते। और भाई 90 रुपए लीटर बढ़ा दिया अगले ने, उस वक्त तक आपको पूछा नहीं आपने। आज 7 रुपए लीटर बढ़ा दिए तो आप कह रहे इत्तेहादियों से मशवरा कर लिया करो ऐसे। तो ये सारी फनकारियां हैं भाई। ये सिर्फ वो 90 रुपए तो कह रहे हैं ना आपके चक्कर में बढ़ाया था, जो आप लोगों ने मुआहदे कर दिए थे वो तो भाई हमारे चक्कर में तो पता नहीं इन्होंने क्या क्या बढ़ा दिया। ये बस ये तो नन्हे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। हम ही है सारा कुछ।
यूक्रेन की वॉर से नीचे जिस दिन हम गए थे $110 पेट्रोल का रेट था, आज जो है $86 रेट है और हमारे दौर से 90 रुपये ऊपर है। अजीब बच्चों वाली बातें करते हैं यार। हमारे तो मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारे लोग और मीडिया के लोग उससे ज्यादा नन्हे हैं। वो तो है ही माशाल्लाह, उससे ज्यादा नन्हे ही हमारे लोग हैं। हमारा तो काम है सर नन्हे बन के सवाल तो करना है ना हमने आपसे। अब आप नन्हे ही बने रहे भाई, फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा डॉलर फिर वापस कैसे आ रहा है? कौन सा आ गया भाई डॉलर? दुकान बंद करके आप जो है किसी की दुकान बंद करा दो और वो जो है उसके बाद कहोगे जी चीजें सस्ती हो गई हैं। अभी आप काम तो खुलवाओ, पूरे मुल्क के काम बंद कर दिए, कारखाने बंद कर दिए। मैं सुबह से एक मिसाल दे रहा हूँ कि कर्फ्यू अगर लग जाता है ना तो एक खाली दुकान भी भरी भी लगती है, क्योंकि उसका माल तो बिकना ही नहीं है। सही है, ठीक है ना। तो सारे कारखाने जो है बंद करवा दिए, दरामदात बंद करा दिए पकड़ के। खुद बोल रहे मिफ्ता साहब, मैंने बड़े बड़े फखर से बोल रहे हैं, मतलब कारोबार बंद कराने का मतलब इनको पता लग जाएगा बेरोजगारी और ये वो अगले आने वाले दिनों में इनको जूते पड़ेंगे लोगों से। अब महंगाई तो कर दी थी, उसके बाद अब लोगों से रोजगार भी छीन रहे। ठीक है। अच्छा अब ये जो IMF से लोन की बात की जा रही है, ये वही किस्त है जो आपके दौर की थी, लेकिन फिर बीच में कहते हैं कि जनाब आपने मुआहदा तोड़ा था पेट्रोल कम करके, इसलिए वो नाराज हो गए थे। लेकिन खैर अब वो कह रहे हैं 1.2 बिलियन मिल जाएंगे, 4 बिलियन के पहले आप रिजर्व दिखा दें, उसके बाद मिल जाएंगे। उसके बाद क्या डॉलर मजीद कम होगा, रुपया तगड़ा होगा? आपको क्या लगता है? यार भाई बात ये है, आपने डॉलर का करना क्या मुझे बताएं। आपको तनख्वाह से मतलब है अपनी, डॉलर से मतलब फिर आप कहते हैं ना डॉलर बढ़ गया, ये भी तो बताया ना फिर आप हमें तो। नहीं मुझे एक बात बताए ना, डॉलर ओ भाई जब डॉलर की एक चीज की डिमांड ही बंद की हुई है तो वो उसका रेट नीचे ऊपर से कोई फायदा ही नहीं है ना। आप मुझसे ये सवाल पूछें कि IMF से जो पैसे आएंगे उससे क्या मईशत रवा दवा हो जाएगी, कर्जों से क्या बेहतर होता है? ये तो सर हमें तो पता है ना ऑलरेडी, ये तो है कि, लेकिन सर लोगों की सोच होती है ना, आपने हर चीज की, जब डॉलर बढ़ता है हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। ये मेरे भाई आप जो है ना 2 महीने बाद मुझे इसी तरह बीपर मिले ना, ये 250 में भी डॉलर नहीं मिलेगा। सीरियसली जी, क्योंकि कारोबार खोल दिया ना इन्होंने। अगर कारोबार भी खोलेंगे तो मुल्क बंद हो जाएगा। वैसे ही लॉकडाउन से ज्यादा खतरनाक हालात करके जिस दिन इन्होंने दरामदात खोल दी ना, फिर इनको पता लग जाएगा कि कितना डॉलर जा रहा है। वो तो खुद मिफ्ता इस्माइल कह रहा है कि मैंने बंद कर दिया, मैंने सब बंद कर दिया, उसकी वजह से डॉलर, ये कोई कारकर्दगी है? आप अपने बच्चे का जेब खर्च बंद कर दें और उसके बाद कहेंगे जी मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया। और ठीक है सर, थैंक यू सो मच। 2 महीने बाद सर फिर इस चीज पर डिस्कस जरूर करेंगे। मुजम्मिल थे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।